नमस्कार, आप सबका स्वागत है लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी पर। मैं ललित यादव आप सबका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। चलिए तो क्लास स्टार्ट करने से पहले जो मेरे दोस्त मुझे नहीं जानते, मेरा नाम ललित यादव है। मैंने डबल एमए किया है लोक प्रशासन और राजनीति विज्ञान दोनों विषयों से। गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूं, अपनी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट पोजीशन पर रहा हूं। एमफिल किया है, वहां पर भी मैं गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूं। बीएड किया है, सीटेट क्वालिफाई है, नेट क्वालिफाई है मेरा लोक प्रशासन और राजनीति विज्ञान दोनों विषयों से सेपरेटली मैंने नेट क्वालिफाई किया हुआ है। बाकी अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए क्लासेस का तो ये फ्री पीडीएफ के लिए इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का नाम है अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला ऑफिशियल। अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला ऑफिशियल, फिर से बोलता हूं, अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला ऑफिशियल। यहां पर आपको सारे पीडीएफ भी मिल जाएंगे। आप डायरेक्टली मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं, मेरे से गाइडेंस लेना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर सब चीजें मौजूद हैं, डायरेक्टली मेरे से कांटेक्ट कर पाएंगे। बाकी अगर आपको कंप्लीट कोर्स करना है, बहुत डिटेल से स्टडी करना है प्रॉपर मेंटरशिप के साथ, तो आप अनअकैडमी का कोर्स ले सकते हैं, क्योंकि अनअकैडमी के कोर्स के बहुत सारे बेनिफिट्स है जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, सबसे पहला बेनिफिट, एक सब्सक्रिप्शन लेने से, एक सिंगल सब्सक्रिप्शन लेने से आपको इंडिया के सारे टॉप टीचर्स की क्लासेस मिल जाएंगी। लगभग 150 प्लस एजुकेटर्स हैं अनअकैडमी पर। आपको सभी टीचर्स की क्लासेस का एक्सेस मिलेगा। आप उनकी कोई भी क्लास किसी भी टाइम देख सकते हैं। ठीक है, आप हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल तीनों मोड में क्लासेस मिलेंगी एक ही सिंगल सब्सक्रिप्शन से, यानी कि तीनों का एक्सेस रहेगा, अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा। अलग अलग लैंग्वेज के लिए अलग अलग सब्सक्रिप्शन नहीं, एक ही सब्सक्रिप्शन से तीनों मिल जाएंगे। जो देखना है देखिए, लाइव और रिकॉर्डेड दोनों सेशंस अवेलेबल रहेंगे। आप जैसा सेशन देखना चाहते हैं देखिए, कितनी भी बार देखिए। ये सब फीचर्स अनअकैडमी पर हैं और बहुत सारे रिजल्ट अनअकैडमी से रेगुलर होते हैं। देखिए हर साल 150 से भी ज्यादा 170-80 के आसपास रिजल्ट अनअकैडमी से हो रहे हैं। बहुत सारे टॉपर्स अनअकैडमी से पढ़ करके एग्जाम क्रैक करके निकल रहे हैं, तो आप भी उनमें से एक हो सकते हैं अगर आप तैयारी कर रहे हैं। अब जब भी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं ना, तो आपकी मैं एक बहुत बड़ी हेल्प कर सकता हूं अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन में। हेल्प ये कि जब भी आप कोर्स लेंगे, जैसे अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन का ये प्लेटफॉर्म ओपन करेंगे तो यहाँ पर आइकॉनिक प्लस लाइट 3 तरीके के कोर्स दिखेंगे। इन सब में मैं आपकी एक बहुत बड़ी हेल्प कर सकता हूं। क्या? जब भी आप कोर्स सेलेक्ट करेंगे तो आपको मैं फीस में डिस्काउंट दिलवा सकता हूं। डिस्काउंट के लिए कैसे होगा? आप जब कोर्स सेलेक्ट करते हैं तो यहां पर नीचे एक कोड डालने का ऑप्शन आता है, रेफरल कोड डालने का ऑप्शन आता है इधर। तो उस रेफरल कोड में आपको ये डालना है LYLIVE, इसको अप्लाई कर देना है, फीस में डिस्काउंट हो जाएगा। जो भी अनअकैडमी पर ऑफर चल रहा होगा वो ऑफर आपको मिल जाएगा। डिस्काउंट टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, कभी 10%, कभी 20%, 25% भी होता है। कई बार आपको एक्सटेंड कोर्स 3 4 6 महीने एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। बहुत सारे ऑफर्स आते हैं। जो भी ऑफर है सब ऑफर इस कोड से मिलेंगे। इसको कोड टू सक्सेस बोलते हैं। रीजन क्या? कि फीस में डिस्काउंट, इसके साथ साथ मेरी पर्सनल गाइडेंस मिलेगी। मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को पर्सनली गाइड करता हूं, 1-on-1 गाइड करता हूं। देखिए आपकी कमियां क्या हैं, आपकी खूबियां क्या हैं, आपकी सिचुएशन को देखते हुए, आपकी कमियों को दूर करते हुए आपके लिए एक अलग से स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत पड़ती है। और वो एक टीचर ही कर सकता है, क्योंकि वो ज्यादा बेहतर तरीके से आपकी सिचुएशन को समझ सकता है, क्योंकि सबकी सिचुएशन एक जैसी नहीं होती है। तो इसलिए आपकी इस एग्जाम की तैयारी में एक टीचर का, एक मेंटर का होना बहुत जरूरी है। गाइडेंस मैं खुद देता हूं, बिना मैनेजर असिस्टेंट के देता हूं। और मेरा यही मानना है कि मैनेजर असिस्टेंट के माध्यम से गाइडेंस नहीं होती है। उनके माध्यम से गाइडेंस होती है तो फिर सब लोग आईएएस बन जाते हैं। आईएएस यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करने के लिए टीचर की गाइडेंस चाहिए। तो मैं खुद ही गाइड करता हूं। आप जब भी मेरे से कॉल करेंगे, कॉन्टैक्ट करेंगे, आपकी डायरेक्ट बात, सीधी बात मेरे से होगी। मेरी टीम सोशल मीडिया पर, बाकी जगह पर रिप्लाई करती है, लेकिन कॉल करते हैं तो मैं ही रिसीव करता हूं और कॉल बैक भी मैं करता हूं। हाँ, कई बार लेट जरूर हो जाता है, क्योंकि इतने सारे बच्चों के साथ मैं बात कर रहा हूं, क्लासेस भी ले रहा हूं। तो आपको चिंता नहीं करना। आप जब भी कॉन्टैक्ट करेंगे विद इन 24 to 36 आवर्स, 36 घंटे के अंदर अंदर मैं आपको वापस करूंगा कॉन्टैक्ट, और आपकी डायरेक्ट बात मेरे से हो जाएगी। आपको मेरे से गाइडेंस लेनी है, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है, जो भी चीज जानने आप बिंदास मेरे से बात कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन लेना है तो कॉल जरूर कर लेना। सब्सक्रिप्शन लेने से पहले मेरे से एक बार कांटेक्ट जरूर कर लेना, क्योंकि बिना रेफरल कोड के कोई फिर बाद में आपको जब गाइडेंस नहीं मिलती तो फिर परेशान हो जाते हैं बहुत सारे की बच्चे की, सर हमने तो ऐसे ऐसे ले लिया लेकिन अब क्या करें। तो फिर उसके बाद हम भी कोई सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए पहले ही समझदारी से आना है। LY लाइव कोड लगा करके सब्सक्रिप्शन लेना है। हर हफ्ते एक नया बैच शुरू होता है। फाउंडेशन बैच अनअकैडमी पर शुरू हो चुका है, बिल्कुल बेसिक से एकदम जीरो से। आप ईएमआई पर भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, मंथली बेसिस पर भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, यानी कि आपको एक साथ पूरा पैसा देने की भी जरूरत नहीं है। और आपके पास अगर पैसा नहीं भी है
तो भी मैं आपको एजुकेशन लोन से सब्सक्रिप्शन दिला सकता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अपनी गारंटी पर आपको मैं एजुकेशन लोन दिला दूंगा, चाहे आपके अकाउंट में 1 भी रुपया ना हो। ठीक है, फ्री तो नहीं करा सकते हैं क्योंकि हमारा नहीं है, हम भी एज ए टीचर पढ़ाते हैं, लेकिन मेरी तरफ से जो हेल्प हो सकती है मैं आपकी हेल्प करा दूंगा। ठीक है, आप मेरे से कांटेक्ट कर लेना, जितनी हेल्प बन पाएगी पूरी हेल्प करेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। कांटेक्ट करने के लिए मैंने आपको बता दिया, टेलीग्राम चैनल अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला ऑफिशियल, अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला ऑफिशियल ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर सब चीजें, सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, डायरेक्ट मेरे से कांटेक्ट कर पाएंगे। ये कुछ मेरे एरियाज हैं जो मैं पढ़ाता हूं, तो इनकी क्लासेस भी आपको मिल जाएंगी। यूट्यूब पर आप मेरे नाम से सर्च करेंगे तो बहुत सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। ये टेलीग्राम चैनल है, ये कोड है, इस कोड को याद रखिएगा, LYLIVE, और क्लास को लाइक शेयर करते जाना है, एकदम बिल्कुल हाई जोश के साथ क्लास में एंट्री करनी है। अब क्लास लंबी चलेगी, ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बता दी, एक हाई जोश के साथ रहना है। अनअकैडमी का कोर्स जब भी लें कोड याद रखिएगा, LY लाइव लगाना है, मेरे से बात कर लेनी है, तो एकदम हाई जोश बताने सब दोस्त कैसे, हाउ इज द जोश, आंसर आना चाहिए हाई सर, हाउ इज द जोश, एक हाई जोश के साथ सब लोग आंसर दीजिए और सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। चलिए तो मैं सेशन स्टार्ट करता हूं एकदम। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है सुप्रीम कोर्ट, यहां से क्वेश्चंस बहुत आते हैं। अभी हाल फिलहाल का अगर आपने प्री का एग्जाम और मेंस का एग्जाम देखा होगा तो आपको पता चलता होगा कि आजकल जुडिशरी से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत पूछे जा रहे हैं यूपीएससी में। तो जुडिशरी की कुछ बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के बारे में। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, लाइक शेयर करते हुए आ जाइए। ठीक है जी, चलिए जी। तो सबसे पहले तो जब भी हम भारत के अंदर सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं ना, तो जिस समय हमारा संविधान बनाया जा रहा था तो उस समय हमने पूरे विश्व के, पूरे वर्ल्ड के जो संविधान थे उनकी अच्छे से तैयारी, उनको चेक किया, बहुत अच्छे से जांचा परखा, देखा, और उस समय हमें यह समझ में आया कि हमें एक स्वतंत्र न्यायिक व्यवस्था अपनाने की आवश्यकता है। क्योंकि अंग्रेजों के टाइम में हमने ये अनुभव किया कि अंग्रेज लोग वो हम पर अत्याचार करते, मारते, पीटते, जान से मार देते, हमारे सारी संपत्ति छीन करके ले जाते, प्रताड़ित करते। तो ऐसे में हम उनके खिलाफ शिकायत करने कहां जाते? अगर हम शिकायत करने भी कहीं जाते, जो उस टाइम के जो अंग्रेजों के सो कॉल्ड कोर्ट होते थे, उसमें सारे के सारे जज और वो सब लोग अंग्रेज ही लोग होते थे, तो वो लोग भारतीयों के साथ न्याय करते ही नहीं थे। भारतीयों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार होता था, बहुत भेदभाव होता था, सजा तुरंत दे दी जाती थी, छोटी छोटी चीजों पर सजा दे दी जाती थी। तो हमें अनुभव हुआ कि भारत की एक न्यायपालिका की प्रणाली है ना, वो मजबूत बनानी पड़ेगी और ऐसी बनानी पड़ेगी जो निष्पक्ष आधार पर सबको न्याय प्रदान करे। इसलिए हमने सारे देशों के संविधानों का जब बहुत अच्छे से उनको पढ़ा तो हमें अमेरिका थोड़ा ज्यादा पसंद आया न्यायपालिका के मामले में। तो अमेरिका में जिस तरीके की न्यायिक व्यवस्थाएं थी, खास करके संघ के स्तर पर, उसको हमने थोड़ा अच्छे से पढ़ा। जुडिशियल रिव्यू और भी बाकी बहुत सारी चीजें, सुप्रीम कोर्ट की पावर, सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंस, वो सारी की सारी चीजें पढ़ी। तो हमने उससे कुछ कुछ चीजें अपने देश के लिए अपनाई और हमारे देश की परिस्थितियों के अनुसार उसमें कुछ परिवर्तन करते हुए अपना लिया। तो सुप्रीम कोर्ट, जैसे कि नाम से ही आपको पता है, उच्चतम न्यायालय, इसका मतलब भारत का सबसे बड़ा अगर न्यायालय कोई है, सबसे बड़ा अगर न्यायालय है तो वो सुप्रीम कोर्ट है। इससे बड़ा कोई भी कोर्ट भारत के अंदर नहीं है। यही है जहां पर आप अंतिम तौर पर, अंतिम रूप से जाकर के न्याय की गुहार लगाते हैं। ठीक है, अमेरिकी संविधान के विपरीत भारतीय संविधान ने एकीकृत न्याय व्यवस्था की स्थापना की है, जिसमें शीर्ष स्थान पर उच्चतम न्यायालय व उसके नीचे व अधीन उच्च न्यायालय है। समझिए, अमेरिका में और भारत की स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंज है। अगर मैं यहां पर लिखूं यूएसए, तो यूएसए में क्या है कि एक जो है ना, एक जो है वो सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, इसके अलावा कई सारे हाई कोर्ट है। ठीक है, कई सारे हाई कोर्ट है, हर राज्य का अपना अपना एक हाई कोर्ट है। जिस तरीके से भारत की हम बात करते हैं ना, तो ऐसे ही भारत में जैसे हम हाई कोर्ट बोलते हैं, ऐसे ही अलग अलग राज्यों के अपने अपने स्टेट्स के जो कोर्ट है, वो कोर्ट वहां पर देखने को मिलते हैं। राज्यों के न्यायालय एक सीध में नहीं है और एक जैसे न्यायिक व्यवस्था भी नहीं मिलेगी।
हर राज्य का अपने कोर्ट की एक अपनी विशेष व्यवस्था, अपने कानूनों के अनुसार उनकी कार्यप्रणाली जो है वो होती है। संघ का न्यायालय एक है, लेकिन राज्यों के न्यायालय भी होते हैं जो अपनी अपनी विशेष कार्यप्रणाली रख सकते हैं, अपने अपने राज्य के कानून के अनुसार सजा दे सकते हैं, काम कर सकते हैं। लेकिन जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत के अंदर एक एकीकृत ढांचा बनाया जाता है, जिसमें सबसे ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल सीध में हाई कोर्ट होते हैं। सभी हाई कोर्ट्स में एक जैसी समान कार्यप्रणाली अपनाई जाती है। सभी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश, सुप्रीम कोर्ट के फैसले, इनका अपमान, अनादर या उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। इनको वही चीजें माननी है जो सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश कर चुका है। हाई कोर्ट के नीचे जो है भारत के दूसरे अन्य कोर्ट होते हैं, जिनको आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सेशन कोर्ट बोलते हैं, जिला न्यायालय है ना, या सत्र न्यायालय बोलते हैं। और इनके नीचे आप देखोगे तो कई सारे अन्य न्यायालय आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि ग्राम न्यायालय, विलेज कोर्ट आप बोलते हो, फैमिली कोर्ट आप बोलते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ आप और भी कई सारे आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि हम बात करें लोक अदालत, वो आपको मिल जाएंगे। तो ये एक स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में इसको एकीकृत व्यवस्था है। इसमें ऐसा नहीं है कि हरियाणा में एक अलग तरीके का कानून चलेगा और पंजाब में एक अलग तरीके का कानून चलेगा। मान लेते हैं कि आपने अगर मर्डर किया है तो चाहे आप हरियाणा में करो, चाहे पंजाब में करो, चाहे केरल में करो, कहीं पर भी जाकर के करोगे सजा एक ही मिलेगी, कानून एक ही जैसे हैं। भारतीय दंड संहिता अगर आप देखोगे तो पूरे भारत के लिए सेम सी आपको मिलेगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अलग अलग, कि एक राज्य कह रहा है कि चलो यहां पर मर्डर करने पर हम केवल 2 साल की सजा देंगे, एक राज्य कह रहा है कि मर्डर करने पर फांसी कर देंगे, एक राज्य कह रहा है कि हम केवल उम्र कैद देंगे। इस तरीके का ढांचा नहीं है, एक एकीकृत ढांचा है, जिसमें आदेश की अगर हम बात करते हैं ना, जैसे आदेश, ऑर्डर, तो सुप्रीम कोर्ट के सारे आदेश ऊपर से नीचे चलते हैं। अगर हम अपील की बात करें, अपील, तो अपील नीचे से ऊपर जाती है, इस तरीके से नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ हम अपील करते हैं। ये एक अंतर है भारत के कोर्ट में और यूएसए के कोर्ट के अंदर, संयुक्त राज्य अमेरिका। हालांकि हमने प्रणाली का आइडिया वहीं से लिया, लेकिन हमने अपनी परिस्थितियों के अनुसार इन चीजों को अपनाया। ये भारत की जो एकल व्यवस्था है, ये 1935 के अधिनियम से हमने अधिग्रहित की। 1935 का एक्ट अगर आप पढ़ेंगे तो उस एक्ट में मैं आपको पढ़ाते हुए, मैंने इससे पहले करवाया भी है, उसमें मैंने आपको बताया था कि आरबीआई की स्थापना हुई, ठीक है। संघ, वो जो केंद्रीय लोक सेवा आयोग था उसका नाम बदल करके संघ लोक सेवा आयोग किया गया, यूपीएससी किया गया। ऐसे ही भारत के संघीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट भी 1935 के अधिनियम के बाद की जाती है। चलिए अब बात कर लेते हैं अमेरिका और राज्य, इनका हमने देख लिया है। अब थोड़ा सा संरचना और नियुक्ति के ऊपर चर्चा कर लेते हैं कि भारत के अंदर इस समय सुप्रीम कोर्ट के अंदर न्यायाधीशों की क्या संरचना है, कितने न्यायाधीश हैं। वर्तमान समय की अगर हम बात करते हैं तो भारत में 34 न्यायाधीश हैं, 34, जिसमें एक जो है वो सीजीआई है और प्लस में 33 अन्य न्यायाधीश हैं। अब आपको लगेगा सर 34 न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि भारत का संविधान जब बनाया गया था तो मूल रूप से भारत के संविधान जब बना, जब लागू हुआ, तो उस समय अगर हम न्यायपालिका की बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की, तो उस समय 33 न्यायाधीश नहीं थे। इन न्यायाधीशों की संख्या समय के साथ साथ बढ़ती चली गई। कई बार यह प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मूल रूप से भारत में सुप्रीम कोर्ट के कितने जज थे, कितने न्यायाधीश थे। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। और इसके साथ साथ सबको भारत के जो चीफ जस्टिस हैं, वर्तमान में भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, उनका नाम भी लिख करके बताना है। जितने भी मेरे प्यारे दोस्त हैं सबके सब लोग लिख करके बताएंगे, ठीक है। देखिए जब भी हम बात करते हैं ना, तो मूल रूप से 8 न्यायाधीश थे, 8 न्यायाधीश थे। जब हमारा संविधान लागू हुआ, हमारे सुप्रीम कोर्ट संघीय व्यवस्था के तहत सारी चीजें चालू हुई, तो उस समय 8 न्यायाधीश होते थे सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें एक जो है वो सीजेआई होते थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्लस में 7 अन्य जज जो है वो होते थे। समय समय ये पावर जो है ना संसद को दे रखी है। देखिए
संसद को न्यायपालिका के मामले में कई सारी पावर्स हैं, ठीक है, कई सारी शक्तियां। क्या बात है यार, बहुत बढ़िया आप लोगों ने आंसर दिया, तैयार, तालियां आप सबके लिए, ठीक है। आप लोग मेरा नाम क्यों लिख करके भेज रहे हैं? मेरे को पता है सर कि मेरा नाम है ललित, है ना, आप बता रहे हो सर यू आर ललित, पता है मेरे को नाम। अच्छा, आप सीजीआई का नाम बता रहे हैं, इंटेलिजेंट हो यार आप लोग, तो इसका मतलब पढ़े लिख समझते हो, थोड़े चीजों के बारे में जानते हो, बहुत बढ़िया। चलिए चलो, एक तो यार ये बालों से ना मैं इनसे परेशान हो गया हूं बहुत, कितना भी वो कर लूं नीचे आ जाते, टपक जाते हैं, फूक मार के कई लोग उड़ाते हैं ना, ऐसे उड़ते भी नहीं है, सेट भी नहीं होते ढंग से, इधर इधर बिखरे रहते हैं। चलिए जी, देखिए, जब भी हम बात करते हैं इन न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कौन करता है, क्या इसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा या बिना संविधान में संशोधन करे न्यायपालिका में जजों की संख्या को बढ़ाया जा सकता है? तो ध्यान रखिए, संसद के पास ये पावर है, न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अधिनियम 2019 से इन्होंने वर्तमान स्ट्रक्चर जो है वो तैयार किया, तो ये पार्लियामेंट तैयार करता है, संसद न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकता है, ठीक है। न्यायपालिका की क्षेत्राधिकार को बढ़ाने में संसद के पास शक्ति है, लेकिन उसको कम नहीं कर सकता है, बढ़ा सकता है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए। चलिए, तो मूल रूप से आपने देख लिए। अब नियुक्ति पर जाने से पहले अगर हम बात करते हैं तो थोड़ा सा देख लेते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का एक मोटिवेशनल कोट, जो आप सबके लिए बहुत जरूरी है, खास करके जब आप स्टार्टिंग में क्लास के बिल्कुल एकदम स्टार्टिंग पॉइंट पे हो, तो आप में वो मोटिवेशन बना रहे। देखिए, कई बार हम चीजें है ना अपने लाइफस्टाइल को लेकर के हम अपनी पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं, हम एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, आगे भविष्य में कुछ बहुत बड़ा ऑफिसर बनना चाहते हैं, लेकिन हमारे अंदर कुछ ऐसी आदतें होती हैं, कुछ ऐसी बैड हैबिट्स होती हैं, जिनके कारण हम अपने लक्ष्य के प्रति उतने अधिक संजीदा या उतने अधिक सीरियस नहीं होते हैं। तो ऐसे में अगर आपको अपना भविष्य बदलना है, तो आपको अपनी उन सभी आदतों को बदलना पड़ेगा जो आदतें आपको पीछे खींचती हैं। जैसे कि स्किप करके पढ़ना, कि चलो यार आज बहुत पढ़ लिया, अब 2-3 दिन छुट्टी मार रहे हैं, हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। कई बार ऐसा लगा यार आज तो पता नहीं फलाने व्यक्ति के साथ लड़ाई हो गई, उसने मेरे को ताना मार दिया, आज तो यार मूड ही खराब हो गया, चलो आज गई पढ़ाई भाड़ में, आज नहीं पढ़ रहे, है ना। कई कहेगा कि आज यार मैं गया था प्यार का प्रस्ताव लेकर के, लड़की ने मेरे को मना कर दिया, दिल टूट गया, भाई तू चल मेरे साथ, आज तो ठेके पे ही चलेंगे, आज तो रात भर गम दूर करेंगे, है ना। छलकाए जाम, चीयर्स, बेसिकली कुछ भी, कोई भी चीज हो सकती है जिसको लेकर के आपकी आदतें हो सकती है, ऐसी आदतें जिनको आप अभी हल्के में ले रहे हो, सीरियसली नहीं ले रहे। तो डॉक्टर अब्दुल कलाम कहते हैं कि आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतें बदल सकते हैं, और निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका भविष्य बदल देंगी। यानी कि आपकी आदतें अगर अच्छी रहेंगी, अपने लक्ष्य के प्रति रहेंगी, तो आप अपने भविष्य को, वो आदतें आपके भविष्य को अपने आप निर्धारित कर देंगी, आप अपने आप बस उस डायरेक्शन में चलते चले जाओगे। तो सही दिशा में मेहनत करते चले जाना है और बेहतर तरीके से पढ़ते हुए चले जाना है। चलिए, अब हम देख लेते हैं न्यायाधीशों की नियुक्ति। सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनकी अपॉइंटमेंट करते हैं राष्ट्रपति। अब ना केवल सुप्रीम कोर्ट बल्कि हाई कोर्ट के जजेस जो हैं इनकी अपॉइंटमेंट भी राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन मुद्दा यह आता है, क्या राष्ट्रपति अपनी मर्जी से किसी भी न्यायाधीश का, किसी भी जज की अपॉइंटमेंट कर सकते हैं? तो काफी लोगों को लगेगा कि राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, इसका मतलब तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कहने पर करते होंगे, क्योंकि राष्ट्रपति तो अधिकतर कार्य वही करता है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहती है, मंत्रिपरिषद कहता है। लेकिन ऐसा नहीं है। न्यायपालिका को हमने कार्यपालिका और विधायिका से स्वतंत्र बनाया है, उनके हस्तक्षेप से अलग रखा है, उनके इंटरफेरेंस से अलग रखा है। क्योंकि अगर मान लेते मंत्रिपरिषद के कहने पर न्यायाधीशों की नियुक्ति हो रही होती ना मेरे दोस्त, तब तो बवाल मच जाता हो। फिर तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, आज देखोगे आज के समय में लोगों को अगर भारत में सबसे ज्यादा भरोसा किसी के ऊपर है तो वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है। वो भरोसा इसीलिए है क्योंकि वहां के निर्णय बड़े ही निष्पक्ष आधार पर होते हैं और बेहतरीन, लोगों के एकदम बिल्कुल कल्याण के साथ जुड़े हुए, है ना, निष्पक्ष आधार पर फैसले कराए जाते हैं। अगर सरकार की भूमिका होती, मंत्रिपरिषद नियुक्त करवाता, तो वो क्या करता, सुप्रीम कोर्ट में भी अपनी पसंद के व्यक्तियों को जज बना देता।
जैसे कि इंदिरा गांधी ने 1970 के दशक में कई बार इस तरीके का प्रयास किया था और उसका परिणाम क्या निकला उसको हम आगे डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारत की न्यायिक प्रणाली जो है एक तरीके से रसातल में चली गई थी। यानी कि इसको कहा जाता है कि भारत की न्यायिक प्रणाली के ऊपर एक बहुत गहरा दाग लगा जो 1975 के आपातकाल के दौरान उसने निष्क्रिय भूमिका निभाई। उसको हम डिस्कस करेंगे आगे के इसी क्लास में, इसी चैप्टर के आगे के पार्ट्स में। ठीक है, तो ऐसा ही होता, सरकार की हर तरफ वो सपोर्ट करते, सरकार के खिलाफ जाते ही नहीं। जनता अगर सरकार कोई गलत कानून बनाती तो भी वो उसको अवैध घोषित नहीं करते, जनता परेशान हो जाती। इसलिए न्यायपालिका को कार्यकारिणी के हस्तक्षेप से मुक्त रखा गया है। अब राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति तो करते हैं, लेकिन ये नियुक्ति जो है, इस नियुक्ति के लिए उनको सिफारिश दी जाती है कॉलेजियम के द्वारा। क्या होता है, अगर हम बात करते हैं तो कॉलेजियम एक व्यवस्था है, आपने नाम सुना होगा। ठीक है, क्या होता है कॉलेजियम, इसको बोलते हैं कॉलेजियम हिंदी में, कॉलेजियम। कॉलेजियम में क्या होता है कि भारत के सीजीआई प्लस 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश, तो 5 लोगों का एक ये समूह है। वो सब लोग राष्ट्रपति को रिकमेंड करते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट में कौन से जज को नियुक्त करना है। उनकी रिकमेंडेशन पर ही सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति जजों की नियुक्ति करते हैं। बिना कॉलेजियम की सलाह के राष्ट्रपति किसी तरीके की नियुक्ति नहीं कर सकते हैं। कॉलेजियम में कौन कौन हो गए, मुख्य न्यायाधीश भारत का और 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश, 4 सीनियर मोस्ट जो है वो है। अब परामर्श की बात कर लेते हैं कि ये परामर्श कैसे मैंडेटरी हुआ, किस तरीके से हुआ। देखिए 1982 में एक मामला आया, उस समय 1970 के दशक की चीजें चल रही थी। 1970 के दशक में भारत की न्यायिक इतिहास में 2 ऐसे कार्य हुए, 2 ऐसे नियुक्तियां हुई जिन्होंने पूरे मामले को डगमगा दिया था भारत के अंदर। आमतौर पर सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है, परंपरा भी यही थी। लेकिन 1970 के दशक में 2 बार ऐसी सिचुएशन आई कि जो सबसे सीनियर मोस्ट न्यायाधीश थे, सीनियोरिटी वाले 2-3 सीनियोरिटी वालों को छोड़ करके उनसे नीचे वालों को भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। तो 1970 के दशक में भारत की न्यायपालिका के ऊपर, न्यायपालिका की स्वतंत्रता के ऊपर खतरा मंडराने लगा। और उस समय विवाद भी चल रहा था न्यायपालिका बनाम विधायिका। उन परिस्थितियों को भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ऐसे में 1982 में इस मामले को थोड़ा सा सुलझाने की कोशिश की गई। 1982 में एक केस आता है जिसको बोलते हैं प्रथम जजिस केस। ठीक है, फर्स्ट जजिस केस यानी कि प्रथम न्यायाधीश मामला। उस मामले में न्यायालय ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट में नियुक्तियों में राष्ट्रपति को भारत के सीजीआई से परामर्श सलाह लेना पड़ेगा। और ये जो सलाह है ना, ये सहमति नहीं बल्कि विचारों का आदान प्रदान है। इसका मतलब ये है कि आपको कंसेंट नहीं लेना है सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई से। आप बिना उनकी सहमति के भी चीजें कर सकते हो, लेकिन उनसे बातचीत करना, विचारों का आदान प्रदान करना, परामर्श लेना वो आवश्यक है। लेकिन इससे फिर ये खतरा बढ़ गया कि भारत में न्यायपालिका में कार्यपालिका जो है वो अपना हस्तक्षेप करती, अपने पसंद के न्यायाधीशों को नियुक्त करवा देती, निष्पक्षता समाप्त हो जाती। तो इसीलिए जब दूसरा न्यायाधीश केस आया 1993 में, सेकंड जजिस केस, ये एक ऐसा केस है जहां से कॉलेजियम प्रणाली की उत्पत्ति मानी जाती है। ये ध्यान रखना, जब भी आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में कॉलेजियम व्यवस्था कब प्रारंभ हुई, तो इसकी उत्पत्ति, इसका प्रारंभ जो है ये 1993 के सेकंड जजिस केस से देखने को मिलता है। वर्तमान स्ट्रक्चर थर्ड जजिस केस से आया। और आपको एक और इंटरेस्टिंग सी चीज बताता हूं, हमारे संविधान में कहीं पर भी कॉलेजियम वर्ड का यूज नहीं किया गया है और ना ही कोई कानून में कॉलेजियम वर्ड का यूज किया गया है। यानी कि कॉलेजियम को ना तो कानून के तहत बनाया गया, ना ही संविधान ने बनाया। यह तो एक न्यायिक प्रक्रियाओं के माध्यम से, न्यायिक परंपराओं, प्रक्रियाओं, न्यायिक निर्णयों के माध्यम से बनाई गई एक प्रणाली है। सेकंड जजिस केस आया, इसने अपने पुराने के जो फैसला था उसको इसने परिवर्तित किया। सुप्रीम कोर्ट के पास यह पावर है कि वो अपने पुराने फैसलों को बदल सकती है। जैसे कि आपने देखा था
किसमें, जैसे गोलकनाथ केस था 1967 का, उसमें यह कहा गया कि संसद मौलिक अधिकारों में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती। 11 जजों की बेंच बैठी थी, ठीक है। उस फैसले को पलट दिया गया केशवानंद भारती केस में 1973 में, जब भारत में 13 जजों की बेंच बैठी। सबसे बड़ी बेंच आज तक भारत की वही थी। तो इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट अपने पुराने फैसलों को बदल सकता है। आप लोग जल्दी से लाइक शेयर करते चले आ जाइए, जितने मेरे प्यारे दोस्त हैं लाइक शेयर नहीं भूलना है, लाइक शेयर ठोकते चले जाइए। दूसरे जजिस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने फैसले को बदलते हुए कहा कि भाई परामर्श का मतलब सहमति प्रकट करना है, ठीक है। इसका मतलब कि आप भारत के मुख्य न्यायाधीश से नियुक्ति के संदर्भ में जो परामर्श ले रहे हैं ना, वो स्वैच्छिक या इस तरीके का नहीं है कि आप अपनी मर्जी से ले, वो बाध्यकारी है, मैंडेटरी है। सीजीआई ने आपको जो सलाह दी वो आपको माननी पड़ेगी। लेकिन सीजीआई ये सलाह है ना अकेला नहीं देगा। इन्होंने कहा कि ये सीजीआई यह सलाह अपने 2 वरिष्ठतम सहयोगियों से विचार विमर्श करके लेगा। तो यहां से कोलेजियम उत्पन्न होता है जिसमें एक सीजीआई प्लस 2 अन्य न्यायाधीश, यानी कि 3 न्यायाधीशों का कोलेजियम बना। सीजीआई और 2 सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जो है जज। यह व्यवस्था यहां से प्रारंभ हुई और इसने मैंडेटरी कर दिया कि अब कार्यपालिका हस्तक्षेप नहीं करेगी, अब न्यायपालिका खुद अपनी नियुक्तियों में अपनी भूमिका निभाएगी। ऐसे में ही तीसरा न्यायाधीश मामला आता है जिसको थर्ड जजिस केस बोलते हैं 1998 में। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस व्यवस्था में 2 न्यायाधीशों को और जोड़ दिया। उसमें कहा कि 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से सलाह करनी चाहिए, ठीक है, सीजीआई को। और इनमें से बहुमत के आधार पर फैसला नहीं होगा कि भाई 5 लोग हो गए, 3 ने अगर नियुक्ति के पक्ष में सिफारिश की तो वो नियुक्ति कर देंगे और 2 ने नहीं की तो नहीं होगी, हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने कहा कि जो 4 सीनियर मोस्ट न्यायाधीश लेंगे, इनमें से अगर 2 न्यायाधीश वो किसी नियुक्ति से सहमत नहीं है तो आपको वो नियुक्ति नहीं करनी है। इसका मतलब कॉलेजियम में सारे के सारे फैसले, मैक्सिमम फैसले, या तो अगर कोई विवाद होगा, डिस्प्यूट होगा, अगर जो फैसला लिया जाता है या तो वो सहमति बनाने की कोशिश की जाती है, सहमति से ही लिए जाते हैं, या अगर किसी चीज पे विरोधाभास है तो और उस मामले में 4-1 का बहुमत है, यानी कि 4 न्यायाधीश एक तरफ और 1 न्यायाधीश एक तरफ, तो 4 वालों की बात मान ली जाएगी। लेकिन कभी भी सिचुएशन ऐसी आएगी ना कि 3-2, अगर 2 न्यायाधीश किसी एक चीज के पक्ष में हो गए या विपक्ष में हो गए तो ऐसा मामला, ऐसा कार्य ना करने की जो है यहां पर प्रावधान किया गया कि सुप्रीम कोर्ट में इस तरीके के कोलिजियम काम नहीं करेगा। तो इसका मतलब किसी भी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर मोस्ट जज हैं और भारत के सीजीआई हैं, इन 5 लोगों को अपने आपस में ही सहमति बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी ताकि निष्पक्ष आधार पर नियुक्ति की जा सके। और यह वर्तमान का स्ट्रक्चर है 1+4। तो आज कॉलेजियम की अगर हम बात करते हैं, कॉलेजियम में 5 जजों की संख्या है, 1 सीजीआई और 4 सीनियर मोस्ट जज, ठीक है। अब एक मुद्दा आता है, क्या बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, समझिए, बहुत ध्यान से समझना है सारे दोस्तों को। भारत के अंदर कार्यपालिका ने कई बार ऐसी कोशिश की है कि वो न्यायपालिका को अपने कंट्रोल में लाए। 1970 के दशक में ये जो विवाद था इंदिरा गांधी के कारण जो हुआ था, ऐसा ही कुछ विवाद 2014 में एक बार फिर से उठ करके आने लगा। 2014 में सरकार क्या कोशिश करती है कि वो कहते कि यार कॉलेजियम की जो ये प्रणाली है ये न्यायाधीशों ने खुद ही बना ली, तो ऐसे में हमारे संसद का क्या रोल रहा, जबकि कोई नई व्यवस्था देना, कानून बनाना ये तो संसद का काम है। और ये जो कॉलेजियम की व्यवस्था ये ना तो संविधान में कहीं पर दी हुई है, जो न्यायाधीश उसकी इसको इतना ज्यादा फॉलो करते हैं। तो इन्होंने अपनी शक्ति दिखाने की कोशिश की। संसद ने क्या कोशिश की कि चलो भाई हम बनाते न्यायपालिका में कि कैसे न्यायाधीश नियुक्त किए जाएंगे, अपॉइंट किए जाएंगे। और इन्होंने एक कानून बना दिया, ठीक है, और वो 2014 में 99वां संविधान संशोधन के माध्यम से बनाया। 99th अमेंडमेंट, ठीक है, किया गया
और न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम 2014 ये बना दिया गया, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति अधिनियम और 99th अमेंडमेंट 2014। और इसमें यह प्रावधान कर दिया कि भाई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जितनी भी नियुक्तियां होंगी उसमें जो कॉलेजियम प्रणाली थी वो नियुक्तियां करवाती थी, वो अब समाप्त हो जाएगी, वो नियुक्तियां नहीं कराएगी। उसकी जगह जो है ना एक नया आयोग बनेगा, वो आयोग रिकमेंडेशन देगा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को नियुक्ति के लिए। चलो अब यह आयोग तक की बात ठीक थी, न्यायपालिका को कोई समस्या नहीं होती इस आयोग से, अगर इस आयोग का ढांचा स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा सा ठीक रहता। लेकिन आप देखोगे सरकार तो सरकार होती है, वो तो अपना दिखाना चाहती है, पावर दिखाना चाहते हैं, अपना इंटरफेरेंस हर जगह करना चाहते हैं। तो उन्होंने क्या प्रावधान किया, ये जो नया जो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाया, इस राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग में जजों को तो रखा ही, उनके साथ साथ एक मंत्री का भी प्रावधान कर दिया कि एक मंत्री भी रहेगा, केंद्रीय मंत्री रहेगा, मिनिस्टर भी रहेगा। अब अगर किसी नियुक्ति में मिनिस्टर इन्वॉल्व है तो सिंपल सी बात है उसका इंफ्लुएंस बहुत चलेगा, उसका प्रभाव रहेगा, नियुक्तियों को वो प्रभावित करेगा, अपने अनुसार करवाने की कोशिश करेगा, निष्पक्ष नियुक्तियां नहीं होंगी और ये सीधा सीधा न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर हमला था। न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है उस स्वतंत्रता पर हमला था। यह मामला चला, सुप्रीम कोर्ट ने इसको उस समय एकदम इमीडिएटली तो कुछ नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट कोई भी काम है ना तुरंत नहीं करता है, वो बहुत सोच समझ करके माहौल देख करके फैसला लेता है। ये संविधान संशोधन आ गया, सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में विचार करना शुरू किया। आपको पता है कि भारत में सुप्रीम कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू की पावर है, न्यायिक समीक्षा की शक्ति इसको कहते हैं। न्यायिक समीक्षा भी मैंने पढ़ाई है, आप देख लेना, वीडियो प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस मिल जाएंगे। उसमें क्या होता है कि अगर संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला कोई भी कानून या आदेश संसद या सरकार के द्वारा पारित किया जाता है तो उसको सुप्रीम कोर्ट असंवैधानिक घोषित कर सकता है, समाप्त कर सकता है। और सुप्रीम कोर्ट की जो स्वतंत्रता है, ठीक है, इसकी जो न्यायिक समीक्षा है, ये दोनों चीजों को संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत पहले ही परिभाषित कर चुके थे। ये बोले कि भाई सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता, उसकी न्यायिक समीक्षा की शक्ति, इनको सीमित नहीं किया जा सकता। संसद सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को कम नहीं कर सकती है, उसकी स्वतंत्रता का हनन नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि ये संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। मूल ढांचे का जो प्रावधान था वो कहां से आया? 1973 में एक केस था जिसको आप सब लोग जानते हैं, केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती, उस केस में सुप्रीम कोर्ट के जजों ने 13 जजों की बेंच, 13 जज की बेंच थी। भारत में आज तक इससे बड़ी बेंच नहीं बैठी है। अब बेंच का मतलब ये मत समझ लेना कि एक कोई टेबल होगी, है ना, उस टेबल को लेकर के कई बार ले लेते हैं। स्कूल में मैं अपनी बताता हूं, जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो थोड़ा सा दिमाग में चीजें लेट आती थी, लेट घुसती थी, तो हमारे टीचर होते थे वो हमें डायरेक्ट ऐसे बोलते थे सुप्रीम कोर्ट की बेंच बैठी है, सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने फैसला दिया। फिर हम सोचते थे यार कोई बेंच कोई कंप्यूटर है, कोई रोबोट है, या कोई बेंच कोई सुपर पावरफुल कोई चीज होगी बेंच जो फैसला देती है। हमें यह नहीं पता था कि बेंच का मतलब होता है न्यायाधीशों की संख्या, कि कितने न्यायाधीश उसमें बैठते हैं। जैसे आप बोलते हैं ना एकल पीठ, एक न्यायाधीश, फिर बोलते हैं खंडपीठ, ठीक है, ऐसे ही बेंच, इन्हीं को बोला जाता है बेंच। तो 13 जज थे, सबसे बड़ी संख्या में जज उसी केस में थे। और केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक नई परंपरा प्रारंभ की और उन्होंने ये कहा कि भाई संसद जो है ना, संविधान के किसी भी भाग में, किसी भी चीज में परिवर्तन कर सकता है, संशोधन कर सकता है, लेकिन कोई भी ऐसा संशोधन नहीं कर सकता जो संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करे। यानी कि कोई भी ऐसा बदलाव नहीं कर सकता जिससे संविधान का अस्तित्व ही समाप्त होने लग जाए, संविधान निर्माताओं का जो विजन था वही समाप्त हो जाए। और उन्होंने ये कहा कि ये मूल ढांचा आखिरकार है क्या, ये हम बताएंगे, समय समय पर बताएंगे। ऐसा नहीं है कि आज ही बता दिया, टाइम टू टाइम हम बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट की पावर है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट संविधान का अंतिम व्याख्याकर्ता भी माना जाता है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के पास संविधान की व्याख्या का अधिकार है। तो उन्होंने कहा
कि हम समय समय पर बताएंगे कि मूल ढांचे के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं। तो अलग अलग समय में सुप्रीम कोर्ट ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक समीक्षा को मूल ढांचे के अंतर्गत रखा। और ये जो अधिनियम था ये सीधा सीधा न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर हमला था। तो ऐसे में न्यायपालिका कैसे चुप रहती? न्यायपालिका ने अच्छे से जांचा परखा और फिर न्यायपालिका ने 2005 में अपना सही फैसला दिया। 2005 में बोल गया, गलती से 2015 वो हो गया। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर अपना वास्तविक पावरफुल रूप, शक्तिशाली रूप दिखाया। सरकार बोला अच्छा बच्चू, हमसे पंगा है। जो संविधान की व्याख्या करता है, जो संविधान की रक्षा करता है, तुम उससे पंगा लोगे, वहीं पर ही उसी की इंडिपेंडेंस कम करोगे। रुको बताते हैं तुम्हें, दिखाते हैं अपनी पावर। तो 2015 में इस पूरे के पूरे संविधान संशोधन और जो न्यायिक नियुक्ति आयोग बना था अधिनियम के तहत, इन दोनों को असंवैधानिक घोषित कर दिया। बोला कि ये संविधान के अनुसार नहीं है, क्योंकि न्यायपालिका ये मूल ढांचे का उल्लंघन करते हैं। पूरे के पूरे संविधान संशोधन को एक तरफा रद्द कर दिया गया। और ये न्यायपालिका की सशक्त भूमिका को दिखाता है यहां पर। और सरकार, विधायिका कोई भी कुछ भी नहीं कर पाई, क्योंकि उनको पता था कि उन्होंने जो कदम उठाया था वो न्यायपालिका की स्वतंत्रता का हनन करता था। तो यहां से आपको पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो कितना पावरफुल है मेरे दोस्त। अच्छों की सिट्टी पिट्टी गायब हो जाती है। और भाई मैं तो ये कहता हूं, अगर आपको रॉयल लाइफ जीनी है, आप लोगों को लगता है कि आप आईएएस, आईपीएस, आईएफएस बन जाओगे तो आप दादा हो जाओगे जिले के, जो चाहोगे वो करने की पावर आ जाएगी, सब लोग सलाम ठोकेंगे। लेकिन यकीन मानिए मेरे दोस्त, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज है ना, वो जब अपनी सीट पर बैठते हैं, जब अपने कोर्ट में होते हैं, उनसे ज्यादा पावरफुल व्यक्ति भारत में नहीं होता है कोई भी। बड़े बड़े आईएएस, आईपीएस, आईएवाईएस जिसको बोलते हैं ना, आईएएस, आईपीएस, बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े मंत्री, वो वहां पर गिड़गिड़ाते हुए दिखाई देते हैं कोर्ट में। और आपने कई सारे वीडियो देखे होंगे कि किस तरीके से कोर्ट फटकार मारता है उनको, जब वो अपना ड्यूटी, अपना कर्तव्य सही ढंग से निभाते नहीं। ऐसा नहीं है कि अपने आप ऐसे ही हर बात पे गलत बात, एवं ही अपना रोब झाड़ने के लिए वो फटकार लगा रहे, नहीं। जो कार्य किसी की ड्यूटी है, मान लीजिए कोई आईएएस ऑफिसर, उसका कोई कार्य था, कोई ड्यूटी थी, उसने ढंग से नहीं निभाई, तो आप देखना ऐसे वीडियोस इंटरनेट पर आपको बहुत सारे वायरल मिल जाएंगे कि वो उस आईएएस को ऐसे धमका रहा है। कौन हो तुम? क्या हो? सेक्रेटरी हो? सचिव हो? सचिव होकर के तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा क्या काम है ना? व्हाट आर योर ड्यूटीज? व्हाट आर यू डूइंग देन? क्या कर रहे थे तुम? किस लिए तुम्हें रखा है? जनता की सेवा के लिए? तो जनता की, मतलब ये केस ऐसे क्यों हुआ, ये क्यों हुआ? तुम्हें सस्पेंड क्यों नहीं किया जाए? मैं क्यों नहीं रिकमेंड कर दूं कि इसको सस्पेंड करें, है ना? ऐसे ही। और वहां से सिट्टी पिट्टी जो बड़े बड़े दबंग आईएएस, आईपीएस मंत्री जो डॉन टाइप के होते ना, वो सिट्टी पिट्टी गायब हो जाती। वहां पर बोलते, जी सर, जज साहब नमस्ते, नमस्कार जज, सर सॉरी सर, गलती होगी सर अगली बार से नहीं होगा सर, माफी। तो वहां पर देखा करो उस समय उनकी पावर। तो जब वो अपनी कोर्ट में अपनी सीट पर होते ना, तब उस टाइम उनसे पावरफुल व्यक्ति कोई नहीं है। हाँ, अपने कोर्ट के बाहर फिर उनके पास कोई शक्तियां नहीं है, वो अलग बात है कि उसके बाद कोई भी वो नहीं है। लेकिन जब वो अपने कोर्ट में है भाई, उस समय उनके पास बहुत पावर है। आप दुनिया में किसी के सामने किसी को भी कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन कोर्ट में आप एक भी अपशब्द नहीं बोल सकते। अगर आपने बोल दिया ना, तो आपकी इस तरीके से आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आपके ऊपर लगाया जाएगा कि आप सब कुछ दादागिरी और वो सब भूल जाओगे। तो पावरफुल बहुत है। और यहां पर उस पावर को सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से दिखाया और उसने ये कहा, पूरे संविधान संशोधन को ही रद्द कर दिया। बोला कि न्यायपालिका से बढ़कर के जाओगे तुम, ऐसा काम करोगे जो संविधान का ढांचे को बिगाड़े, मूल ढांचे को बिगाड़ोगे, चलो रफा दफा, मामला खत्म। और सरकार कुछ भी नहीं कर पाई, विधायिका कुछ भी नहीं कर पाई। और यहां से जुडिशरी की जो कोलेजियम वाली व्यवस्था थी वो लगातार बनी रही। पुरानी कोलेजियम व्यवस्था वो पुनः कार्यरत जो है वो हो गई है। इस केस को बोला जाता है फोर्थ जजेस केस, चतुर्थ न्यायाधीश वाद।
फोर्थ जजिस केस 2015, इसमें ये मामला आया। अब आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा प्रारंभिक परीक्षा में, एमसीक्यू टाइप वाले एग्जाम में, कि 99वें संविधान संशोधन या राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को निम्नांकित में से कौन से वाद में असंवैधानिक ठहराया गया? और उसमें आपको कई सारे वाद दे देंगे, 1 2 3 4, उसमें दे देंगे पुट्टा स्वामी वाद, है ना, के पुट्टा स्वामी वाला जो केस वो दे देंगे, फिर एक और केस दे देंगे आपको मिनर्वा मिल, ठीक है, फिर एक और केस दे देंगे आपको और उसमें दे देंगे थर्ड जजिस केस, फिर एक और केस दे देंगे उसमें कह देंगे फोर्थ जजिस केस। तो ऐसे में आपको टिक लगाना होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद करके रखेंगे कि फोर्थ जजिस केस से ये डिसीजन जो है वो दिया गया। चलिए अब बात कर लेते हैं मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति सीजेआई की। अब थोड़ी सी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी आपको मैं सुनाऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग सी कहानी। जब हमारा संविधान लागू हुआ और प्रारंभ के कुछ जो दशक थे, उस समय हमारी कार्यप्रणाली बहुत अच्छे से चलती थी। खास करके 1950 और 1960 के मध्य तक ये प्रारंभिक 15-16 वर्ष ऐसे थे जब देश का शासन थोड़ा सा, बहुत थोड़ा नहीं बल्कि बहुत अच्छे तरीके से नैतिक रूप से चलता था। जो प्रक्रियाएं थी, परंपराएं थी, उनका पालन किया जाता था। किसी तरीके का मनमुटाव कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका में आपस में नहीं होता था। छुटपुट कुछ चीजें हो जाती थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि उस समय जितने भी नेता हुए, जितने भी विधायिका के अंदर, कार्यपालिका के अंदर लोग, वो सारे के सारे बहुत ही समझदार लोग थे। स्वतंत्रता संघर्ष में सक्रिय योगदान देने वाले लोग थे। उच्च नैतिकता वाले, एक उच्च अच्छे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति लोग थे। तो वो व्यर्थ के विवादों में, व्यर्थ की चीजों में नहीं पड़ते थे और अनैतिक रूप से या अनएथिकल कोई भी चीज नहीं करते थे। लेकिन फिर एक दौर आता है, कहते ना कि तुम्हारा सिर्फ वक्त आया है ना, हमारा दौर आएगा। इस तरीके का एक डायलॉग है कि सफल नहीं हुए तो क्या हो, वगैरह वगैरह, इस तरीके से, है ना। एक मैंने भी एक इसका मीम इस तरीके से डाला था यूट्यूब पर, वो मैं भूल गया हूं डायलॉग, आप में से किसी को याद हो तो आप देना। तो यहां पर एक ऐसा एक दौर था भारत में, देखिए 1973 तक व्यवहार में सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर मोस्ट वरिष्ठतम न्यायाधीश है, उनको मुख्य न्यायाधीश सीजेआई जो है वो अपॉइंट किया जाता था। लेकिन 1970 के दशक में इंदिरा गांधी थोड़ी सी पावरफुल, बहुत ज्यादा पावरफुल हो गई थी। उसके पीछे के कुछ रीजन थे। जनता में बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो गई थी। एक तो उन्होंने प्रीवी पर समाप्त किया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। इसके माध्यम से जनता में यह संदेश गया कि गरीब लोगों की सफलता, गरीब लोगों की मदद के लिए इंदिरा गांधी एक कार्य कर रही है। इंदिरा गांधी गरीबों की मसीहा है, गरीबों की मसीहा बन चुके थे। 1971 में 1971 के अंदर भारत और पाकिस्तान युद्ध में जिस तरीके की गौरवमयी विजय भारत को प्राप्त हुई, उसने इंदिरा गांधी के व्यक्तित्व को पूरे विश्व में स्थापित कर दिया था। पूरे भारत में सबके जवान पर इंदिरा गांधी का नाम होता था। एक कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी, भगवान के समान दर्जा लोग देने लगे थे। इतना ज्यादा उनके ऊपर प्रभाव था कि उन्होंने पाकिस्तान का विभाजन करवा दिया था। पाकिस्तान और बांग्लादेश दो अलग अलग हिस्से करवा दिए। तो ऐसे में जब भी आपके पास अनलिमिटेड पावर आती है ना कई बार, तो उस अनलिमिटेड पावर के साथ साथ आपका थोड़ा सा दिमाग भी कई बार घूमता है। कहा जाता है ना कि कई बार आपके पास कुछ ज्यादा शक्ति दे दी जाए तो फिर आप अपने वश में नहीं रहते, फिर आप अलग लेवल की चीजें करने लग जाते हैं। ऐसा ही कुछ इंदिरा गांधी के साथ हुआ। इंदिरा गांधी उस समय ऐसी प्रवृत्तियां विकसित कर चुकी थी जो एक डिक्टेटर में होती थी, एक तानाशाह में होती थी। यानी कि हर चीज अपने अनुसार चाहना, कि जो मैंने कह दिया, जो मेरी इच्छा है वही हो, तो वो पूरे देश को उसी तरीके से चलाना चाहते थे। 1960 के दशक से लेकर के 1973 तक जो कोर्ट के जो विवाद थे, जो वाद थे, उसने इंदिरा गांधी को काफी परेशान किया। पहले गोलकनाथ केस, फिर केशवानंद भारती केस, ये कई सारे ऐसे केस थे जिसके कारण इंदिरा गांधी बहुत सारे काम जो करना चाहती थी वो काम नहीं हो पा रहे थे। उनके ऊपर लगाम सी कस दी थी सुप्रीम कोर्ट ने।
कार्यपालिका बनाम विधायिका बनाम न्यायपालिका का विवाद था। संविधान का मूल ढांचा मैंने एक चैप्टर पढ़ाया है, उसमें मैंने ये सारे विवाद बहुत डिटेल से डिस्कस किए हैं कि किस तरीके से शंकरी प्रसाद वाले केस से मामला शुरू होकर के केशवानंद भारती मिनर्वा मिल तक मामला जाता है। अभी बस इतना समझ लीजिए कि उस समय इनके बीच में विवाद था। इंदिरा गांधी कोई भी संविधान संशोधन करके या कोई भी एक्ट ला करके कोशिश करती कोई नीति लागू करने की, उसको कोर्ट असंवैधानिक ठहरा देते। तो ऐसे में इंदिरा गांधी को यह महसूस हुआ कि भाई सुप्रीम कोर्ट के ऊपर मेरी दादागिरी चलनी जरूरी है, सुप्रीम कोर्ट में मेरे खुद के पसंदीदा व्यक्तियों का होना जरूरी है, ताकि जो मैं चाहूं वो कर सकूं और सुप्रीम कोर्ट मेरे काम में अड़ंगा ना डाले, टांग ना अड़ाए। इसीलिए 1973 में भारत के अंदर सबसे पहली बार एक अनएथिकल प्रैक्टिस की गई। इसको आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट के इतिहास का काला दशक कहा जाता है। 1970 के दशक को पहली बार एक ऐसी घटना हुई कि जो सबसे सीनियर मोस्ट, ध्यान रखना, 1 2 3 4 सीनियरिटी में ए नंबर का जज सबसे ऊपर था, बी नंबर का जज उसके बाद था, सी नंबर का जज तीसरे नंबर पर था, ठीक है। और एक व्यक्ति थे जिनका नाम था ए एन राय, ठीक है, ए एन राय। इनका नंबर चौथे नंबर पर आता था सीनियरिटी के अंदर। अगर परंपरा के अनुसार चलते तो बहुत लंबा समय वेट करने के बाद इनको सीजीआई की पोस्ट मिलती। लेकिन इंदिरा गांधी ने उस समय, क्योंकि उस समय कॉलेजियम की व्यवस्था तो थी नहीं, कॉलेजियम का सिस्टम तो सेकंड जजेस केस 1993 से प्रारंभ हुआ, उस समय इस तरीके की व्यवस्था नहीं थी। तो इंदिरा गांधी कार्यपालिका जो है वो इसमें भूमिका निभाते थे, अपॉइंटमेंट में राष्ट्रपति की भूमिका होती थी। तो बड़ी ही चालाकी से क्या किया गया, ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर, इन तीनों को सीजीआई जो है वो नहीं अपॉइंट किया गया। इन तीनों की जगह ए एन रॉय को भारत का सीजीआई बनाया गया। पहली बार इस तरीके की व्यवस्था हुई कि सीनियरिटी को छोड़ करके इनको कर दिया। तो इसका मतलब यह स्पष्ट था, इंदिरा गांधी ने यह स्पष्ट दिखा दिया, वो अपनी शक्ति दिखाने के ऊपर आमादा हो गई थी। उन्होंने स्पष्ट तौर पर दिखाया कि देखिए मेरी कितनी पावर है। और सुप्रीम कोर्ट जो उनको सबसे ज्यादा कष्ट दे रहा था, वहां पर उन्होंने किसी एक व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त करवाया। अब ऐसे में आप समझ सकते हैं कि इनकी नियुक्ति जो हुई उसमें सरकार का बड़ा रोल रहा, यानी कि सरकार के साथ कुछ खास घनिष्ठ वैचारिक समानता इनकी हो सकती थी, अच्छे रिश्ते इनके सरकार के साथ हो सकते थे। इसका मतलब सरकार ने इनके ऊपर एक एहसान किया कि भाई तुम्हें एहसान कर रहे हैं, तुम्हें 3 लोगों से पहले सुप्रीम कोर्ट का जज बना रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि तुम्हें एहसान याद रखना पड़ेगा। ये वैसा वाला वो नहीं था कि नेकी करो और दरिया में डालिए, एहसान किया है, मुझ पे एक एहसान करना कि मुझ पे कोई एहसान नहीं करना। सलमान खान का डायलॉग नहीं चलता था वहां पर ये होता था कि मुझ पे एक एहसान करना, कि जो मैंने एहसान किया उसका बदला उतारना। ये इंदिरा गांधी का इस तरीके का एटीट्यूड वहां पर था। अब जब इनको नियुक्त किया गया ना, फिर उसके बाद समझिए 1975 में भारत के इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना होती है जिसको हम बोलते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल, इस आपातकाल में नियमों की, संविधान की धज्जियां खुल करके उड़ाई जाती हैं। पहले तो राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने के लिए एक प्रावधान था कि अपने मंत्रिमंडल की परामर्श पर करके फिर उसकी सिफारिश पर राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपातकाल लागू करेगा। 1975 में जब इंदिरा गांधी के खिलाफ माहौल बनने लगा था पूरे भारत में, जन आंदोलन उभरने लगे, बहुत सारे नेताओं ने दिल्ली में आकर के दिल्ली का घेराव करना शुरू किया। जेपी आंदोलन भी बहुत सारे लोग उसको बोलते हैं, और भी बहुत सारे बड़े बड़े नेता उसमें शामिल थे। जितने भी सारे प्रमुख नेता आज के टाइम में 1990 के दशक में जो बहुत उभर करके आए, वो उस आंदोलन में शामिल थे। ऐसे में इंदिरा गांधी को अपनी सत्ता जाते हुए दिखी, और वो अपनी सत्ता को जाते हुए नहीं देखना चाहते थे। तो उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जो भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में एक काला अध्याय जोड़ करके चला गया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बिना अपने मंत्रिमंडल से पूछे डायरेक्ट राष्ट्रपति को फोन किया, बोला कि
चलिए जी, आपातकाल की घोषणा कीजिए। राष्ट्रपति उस समय कौन थे, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। मैंने जो प्रेसिडेंट वाला चैप्टर पढ़ाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से राष्ट्रपति बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा सवाल भी पूछ लिया जाता है कि निम्नांकित में से कौन से राष्ट्रपति ने आंतरिक आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया था। तो आपको वो कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, ठीक है, सारे के सारे लोग देंगे। राष्ट्रपति उस टाइम, राष्ट्रपति भी इंदिरा गांधी के ही पसंद के थे। उस टाइम इंदिरा गांधी राष्ट्रपति की परंपरा को भी इस तरीके से बना चुकी थी कि कोई सशक्त व्यक्तित्व वाला व्यक्ति वहां पर ना आए, केवल जो प्रधानमंत्री के पसंद का व्यक्ति है वही राष्ट्रपति बने। तो उस समय राष्ट्रपति को पता था कि इंदिरा गांधी ने अपने मंत्रिमंडल से किसी से कोई नहीं पूछा, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कर दी। आंतरिक आधार पर, कोई युद्ध नहीं था, कोई बाहरी आक्रमण नहीं था, इंटरनल बेसिस पर आंतरिक गड़बड़ी। अब आंतरिक गड़बड़ी का क्या मतलब था वो स्पष्ट नहीं था, इसका फायदा उठा करके राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो गया। इंदिरा गांधी की सरकार के जो मेन मंत्री थे, बड़े बड़े मंत्री थे, वो सुबह उठे, चैन से सोए थे, रात में सुबह उठे मस्त। सुबह उठे तो उन्होंने आकाशवाणी सुना, रेडियो सुना, न्यूज़पेपर देखा, तब उनको पता चला हो इमरजेंसी लग गई। ये कब हुआ, हमें तो पता ही नहीं चला। सोचो उनके मेन नेताओं को नहीं पता था, केवल इंदिरा गांधी और कहते हैं उनके पुत्र उस समय संजय गांधी, जो कि जिनका आप जानते हैं कि मेनका गांधी और के पति और वरुण गांधी के पिता जो कहा जाता है, ठीक है, वो थे। वो भी, उनमें भी सेम अपनी माता की तरह ही एक सशक्त व्यक्तित्व था, एक थोड़ा सा डिक्टेटर वाली जो है उनकी छवि थी। तो कहा जाता है कि केवल इन्हीं दोनों को पता था, और उस आपातकाल में केवल इन दोनों के ही आदेश पर सारा काम होता था, इंदिरा गांधी और संजय गांधी के कहने पर। अब मुद्दा यह था कि राष्ट्रीय आपातकाल एक तो गलत तरीके से उद्घोषणा उसकी की गई, ठीक है, जितने भी विरोधी लोग थे उन सबको पकड़ पकड़ करके जेल में ठूस दिया गया, जेलें भर दी गई। जिसने इंदिरा गांधी के खिलाफ आवाज उठाई सबको जेल में डाल दिया। प्रेस को बैन कर दिया। प्रेस कोई भी, चाहे वो प्रिंट मीडिया था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कोई भी रहा हो, उसको अगर कोई खबर छापनी थी, संचालित करनी थी, तो पहले वो कांग्रेस के, ये गांधी परिवार के लोगों से सहमति लेते थे। कहा जाता है कि संजय गांधी खुद अप्रूवल देते थे कि कौन सी न्यूज जाएगी, कौन सी न्यूज नहीं जाएगी। अगर कोई स्वतंत्र रूप से पत्रकारिता करने की कोशिश करता तो उसका छापा खाना या तो जलवा दिया जाता या कुछ ना कुछ उसके ऊपर कार्यवाही कर दी जाती। आपके आर्टिकल 19 का वोलेशन कर दिया गया, ठीक है, बाकी लोगों के जीवन एवं स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन कर दिया गया। आर्टिकल 21, जबरदस्ती बिना किसी वजह के जेल में डाल दिया जाना। कई सारे कानून बनाए गए, एक मीसा कानून बनाया गया था, उस कानून के तहत सब बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाला गया। और वो इतना सख्त कानून था, जिस तरीके से आज के टाइम में आप देखोगे ना यूएपीए आपको मिलेगा, तो उसी तरीके का कानून जो है वो था। और आपको एक इंटरेस्टिंग सी बात बताता हूं, एक नेता थे उस टाइम, एक छात्र नेता थे जो उभर करके आ रहे थे, जिनका नाम था लालू प्रसाद यादव। वो इस कानून के इतने सताए हुए थे, इतना दुख दिया था उस कानून ने सब लोगों को, कि उस समय उनकी एक पुत्री हुई, ठीक है, उस पुत्री का नाम इन्होंने मीसा भारती रख दिया उस कानून के नाम पर। वो इतना ज्यादा खतरनाक किस्म का कानून था कि उस दौर में पैदा हुई उनकी बेटी का नाम उन्होंने मीसा रखा, मीसा भारती। अब इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा जो प्रश्न चिन्ह, सबसे बड़ा जो क्वेश्चन मार्क लगा, वो लगा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कि भैया सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा था। क्योंकि केशवानंद भारती का मामला आ चुका था, मूल ढांचे का सिद्धांत आ चुका था, सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी एक पावरफुल सिचुएशन में था। लेकिन उसके बावजूद 1975 से लेकर के 1977 के दौर तक, जब तक वो राष्ट्रीय आपातकाल लागू रहा, सुप्रीम कोर्ट इस राष्ट्रीय आपातकाल और उस दौरान की गई सारी घटनाएं, उन सब के ऊपर चुप्पी साधे रहा। उसके ऊपर कोई सक्रिय रूप से उसने कार्यवाही नहीं की। और इसको कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट के इतिहास का काला अध्याय।
अब आपको लगेगा कार्यवाही क्यों नहीं की? इससे पहले तो सुप्रीम कोर्ट बड़ा पावरफुल अपने को दिखा रहे थे, न्यायपालिका के हर कानून हर नियम उसमें कोई ना कोई खोट निकाल देते थे, असंवैधानिक घोषित कर देते थे, खारिज कर देते थे। एकदम से ऐसा क्या कायापलट हुआ कि आपातकाल के दौरान ये चीजें नहीं हुई? तो उसके पीछे का कारण यही था कि उस समय जो सीजेआई होते थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि पूरे सुप्रीम कोर्ट के सर्वे सर्वा होते हैं, वो निष्पक्ष आधार पर वहां पर अपॉइंट नहीं हुए थे। वो किसी के, कहा जाता है कि इंदिरा गांधी के दया के कारण वो उस पोस्ट पर थे, सरकार के साथ या सरकार के एहसान तले दबे हुए, इस तरीके से चीजें बोली जाती हैं। तो ऐसे में वो निष्पक्ष होकर के अपनी भूमिका नहीं निभा पाए, जबकि न्यायपालिका के पास ये पावर है कि अगर संविधान में आपातकाल, संविधान में दिए गए प्रावधानों के अलावा एक भेदभावपूर्ण तरीके से या बदले की भावना से, दुराग्रह से, उससे प्रेरित होकर के आप आपातकाल लगाते हैं, तो उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। न्यायिक समीक्षा करके सुप्रीम कोर्ट उन चीजों को खत्म कर सकता है। खास करके मान लेते हैं कि उस टाइम अराष्ट्रीय आपातकाल को ना भी करता, तो उस समय जो कानून बनाए गए, उस कानून के तहत लोगों को जो जेलों में डाला गया, प्रताड़ित किया गया, मारा गया, प्रेस के ऊपर सेंसरशिप लगाई गई, इन सब चीजों को तो कम से कम वो हटा ही सकता था। क्योंकि आर्टिकल 21 आपकी लाइफ एंड लिबर्टी के आर्टिकल को तो आप कभी भी कहीं पर भी समाप्त नहीं कर सकते हैं। उसके बावजूद इसका सरेआम उल्लंघन वहां पर हुआ। तो ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल था जिसने ये दिखाया कि न्यायपालिका के अंदर अगर कार्यपालिका का हस्तक्षेप होगा, उसको स्वतंत्र नहीं रखा जाएगा, तो फिर न्यायपालिका का अस्तित्व जो है एकदम समाप्त होता चला जाएगा, उसकी गरिमा को ठेस पहुंचेगी, वो स्वतंत्र होकर के कार्य नहीं कर पाएगी। और ऐसी परिस्थिति में कोई भी सरकार संविधान के खिलाफ जाकर के काम करने लगेगी, जो कि नागरिकों के अधिकारों के खिलाफ होगा, देश के विकास के खिलाफ होगा। और यही नहीं, एक और व्यक्ति रहे जिनके साथ यह परंपरा दोहराई गई 1977 में, एमयू बेग। ठीक है, इनको भी, इनसे ऊपर एक और व्यक्ति थे सीनियर मोस्ट, उनकी बजाय, उनकी जगह पर एमयू बेग को सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया। ठीक है, इस तरीके का मामला रहा। उसके बाद कुछ दिनों तक मामला चीजें चली, सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा धैर्य रखा, चीजों को समझा, चीजों को देखा। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है। फिर उतने ही सशक्त व्यक्ति राजीव गांधी आते हैं। कुछ समय के बाद आप देखते हैं उनका एक कार्यकाल वो पूरा करते हैं, बढ़िया तरीके से अच्छा काम करते हैं, उनकी भी फिर बाद में हत्या हो जाती है। अब मामला आता है 1990 का। ठीक है, 1990 का दशक, 1990 का दशक भारत की राजनीति में उथल पुथल भरा दौर था, क्योंकि उस समय किसी भी एक पार्टी के पास पूर्ण बहुमत नहीं होता था। गठबंधन की सरकारें बनती थी, मिलीजुली सरकारें बनती थी, कमजोर सरकारें बनती थी। और यह ध्यान रखना, जब जब केंद्र में गठबंधन की सरकार होगी, अल्पमत की सरकार होगी, किसी एक पार्टी के पास पूर्ण बहुमत नहीं होगा, उस सिचुएशन में न्यायपालिका बहुत सक्रिय हो जाएगी, खुल करके काम करेगी, शक्तिशाली होकर के काम करेगी। क्योंकि न्यायपालिका को पता है कि अब वो कोई भी फैसला दे दे, सरकार के पास ऐसी शक्ति नहीं है कि वो उसके ऊपर महाभियोग चला करके उसको हटा दे या उसको खारिज करवा दे, कुछ भी करो, वो नुकसान पहुंचाए। क्योंकि सरकार खुद अपनी जान बचाने में लगी रहती है कि कैसे सरकार बची रहे। जब जब देखना, जब जब इस तरीके की सिचुएशन आएगी, गठबंधन की सरकार होगी, न्यायपालिका एकदम खुल करके सामने आती है। जो मामला 1970 के दशक के बाद से ही सुप्रीम कोर्ट को टीस दे रहा था, ठेस पहुंचा रहा था, उस मामले के ऊपर अब 1993 में सेकंड जजिस केस, दूसरे न्यायाधीश केस, जिससे कि कॉलेजियम की उत्पत्ति हुई, उसमें इन्होंने स्पष्ट कर दिया, क्लियर कर दिया कि उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को ही भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाएगा। यानी कि अब परंपरा सेट कर दी गई कि कोई भी सरकार सबसे पहले तो अपनी मन मर्जी से अपॉइंटमेंट नहीं कर पाएगी, क्योंकि कॉलेजियम ला दिया गया।
कोलेजियम के तहत मैंडेटरी कर दिया गया, अनिवार्य कर दिया गया कि भारत का मुख्य न्यायाधीश और उसके 2 सहयोगी वरिष्ठतम न्यायाधीश है ना, उनकी सलाह लेकर के सीजीआई राष्ट्रपति को रिकमेंड करेगा और उसी परामर्श पर राष्ट्रपति को न्यायपालिका में नियुक्ति करनी पड़ेगी। तो पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने न्यायपालिका में नियुक्तियों में हस्तक्षेप को समाप्त किया, फिर दूसरी मामले को भी समाप्त कर दिया कि भविष्य में कोई अनएथिकल प्रैक्टिस, अनैतिक तरीके से, गलत तरीके से नियुक्तियां ना हो, तो उसको भी इन्होंने समाप्त करते हुए कह दिया कि अब केवल सीनियर मोस्ट जज जो है वही सीजीआई बनेगा, वरिष्ठतम न्यायाधीश ही बनेगा। और यह बोल दिया कि संविधान के मूल ढांचे के तहत है न्यायपालिका की स्वतंत्रता, सरकार इसका उल्लंघन करेगी तो उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा, यानी कि सरकार इस मामले में अब हस्तक्षेप नहीं कर सकती। और उसके बाद से आज तक भारत में आप देखोगे सुप्रीम कोर्ट के जितने भी न्यायाधीश बने वो सारे के सारे अपनी सीनियरिटी के हिसाब से बने। इसीलिए आपने कई बार देखा होगा कई सारे ऐसे जज बने, कई न्यायाधीश ऐसे थे जो 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने का ही कार्यकाल, अधिकतर ने आप देखा 5-6 महीने, 1 साल के अंदर अंदर जज बदलते चले जाते हैं। आप लोगों को थोड़ा दुख होता है, कष्ट होता है, दर्द होता है बहुत ज्यादा, क्योंकि आप लोगों को नाम याद करना पड़ता है। पुराने न्यायाधीश कौन थे सुप्रीम कोर्ट के, उससे पुराने सीजीआई कौन थे, अभी कौन है। आप पता चले कि आज ये क्लास देख रहे हैं और कुछ ही टाइम के बाद एक नए सीजीआई आ जाए, आप एग्जाम देने जा रहे हैं, वहां पर पता चले अच्छा नए सीजीआई आ गए। उसका रीजन फिर आपको कई बार लगता है यार कितनी बार बदलोगे, उसका रीजन यही है कि सीनियर मोस्ट बनते हैं। अब सीनियोरिटी के हिसाब से किसी का कार्यकाल 4 महीने का बचता है, किसी का 3 महीने का, किसी का 5 महीने का, किसी का 1 साल का, किसी का 1.5 साल का। ऐसा कोई नहीं रहेगा कि किसी का कार्यकाल 5-6 साल का है तो वो लगातार 5-6 साल बने रहे। तो ऐसे में समय समय पर जल्दी जल्दी न्यायाधीश जो है वो बदल जाते हैं, आप लोगों को वो याद करना पड़ता है ना। चलिए, तो अब यहां से ये परंपरा सेट होगी, अब ये स्वस्थ परंपरा थी। अब न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट कार्यपालिका का हस्तक्षेप इस तरीके से नहीं हो सकता था। हालांकि 2014 में विधायिका ने न्यायपालिका में हस्तक्षेप करने की कोशिश की, उसको भी न्यायपालिका ने असंवैधानिक घोषित कर दिया 99वें संविधान संशोधन को। तो उसके बाद किसी भी पार्टी को इतनी हिम्मत नहीं आई कि वो न्यायपालिका के मामलों में इंटरफेयर करे, क्योंकि अगर न्यायपालिका के मामले में इंटरफेयर करता और न्यायपालिका ने उसको डांट दिया या गलत ठहरा दिया, खारिज कर दिया, तो उससे बड़ी किरकिरी सरकार की कहीं नहीं होती है। जनता में गलत मैसेज आता है सरकार के प्रति, ठीक है। तो अब फूक फूक करके कदम रखते हैं, ठीक है, फूक फूक कर कदम रखा जाता है। इसीलिए देखोगे सुप्रीम कोर्ट जो है वो बेहतर तरीके से चलता है। लोगों की अपेक्षाएं भी सुप्रीम कोर्ट से बहुत ज्यादा रहती हैं, क्योंकि वही एक ऐसा है जो जिसे बोलते हैं ना दबंग, एकदम बिल्कुल निष्पक्ष आधार पर न्याय करना, वो उस तरीके से करते हैं। हालांकि कुछ समस्याएं भी हैं, उन समस्याओं के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी तक मैं उम्मीद करता हूं मेरे सारे दोस्तों को ये स्टोरी समझ में आई होगी और वो समझ गए होंगे कि किस तरीके से न्यायपालिका में कार्यपालिका का हस्तक्षेप होना भारत के लोकतंत्र के लिए प्राणघातक है। वो ये समझ गए होंगे कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता कितनी आवश्यक है ना। तो इसी बात पर अगर आप समझ रहे हैं तो जरा थम्स अप दीजिए और बताइए कि हाँ सर समझ गए, दिमाग में घुस गया सर, भेजे में घुसा कि नहीं घुसा, घुसा कि नहीं घुसा, भेजे में चीजें गई होगी हैं, खोपड़े में कुछ गई कि नहीं। जैसे हमारे घर वाले गांव में थे ना, तो गांव में बोलते थे कोई चीज हमें समझाते और नहीं समझ में आते ना, तो बोलते थे ये उल्टी खोपड़ी को है भाई, उल्टी खोपड़ी आड़ा कहे तो दिमाग में किम्मे ना बढ़े, मतलब कुछ भी नहीं घुसता, उल्टी खोपड़ी का है, इस तरीके से बोलते थे। हालांकि ऐसा नहीं था, घुसता सब घुसता, लेकिन हम सुनते वही थे जो हमें सुनना होता था। जो हमें पसंद नहीं आता था, जो काम का नहीं लगता था ना, उसको हम इग्नोर कर देते थे। फिर कहते हैं नहीं ये तुम तो सुना ही नहीं है ना। तो जरा हाउस द जोश बताओ कैसे है भाई जोश, हाउस द जोश, एक हाई जोश आप में होना चाहिए। लाइक शेयर करते हुए आ जाइए। चलिए अब अर्हताएं, शपथ और वेतन, हम ये सारी चीजें देख लेते हैं इनके लिए, ठीक है। सबसे पहले तो उनके अंदर भारत क्या अर्हताएं होनी चाहिए, भारत का नागरिक जैसे एज यूजुअल है वो होना चाहिए। हाई कोर्ट का कम से कम 5 साल के लिए न्यायाधीश होना चाहिए, या 10 वर्ष तक का उनके पास वकील का अनुभव होना चाहिए। राष्ट्रपति के मत में सम्मानित न्यायवादी होना चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि संविधान ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे न्यायाधीशों की नियुक्ति में एक चीज का निर्धारण नहीं किया, और वो है उम्र, और उसको बोलते हैं न्यूनतम उम्र, मिनिमम एज।
जैसे आप लोग आईएएस का एग्जाम देना चाहते हैं, सिविल सर्विसेज का, तो आपके लिए 21 वर्ष की उम्र है कि हाँ भाई 21 वर्ष की उम्र में आप सिविल सेवा का, सिविल सर्विसेज का एग्जाम दे सकते हैं, एक आईएएस बन सकते हैं, पति बन सकते हैं, पत्नी बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन न्यायाधीश के लिए इस तरीके की मिनिमम एज निर्धारित नहीं की गई है, न्यूनतम आयु निर्धारित ही नहीं है, हां अधिकतम की गई है, इस चीज को ध्यान रखना है। तो न्यूनतम आयु का उल्लेख संविधान में कहीं पर भी नहीं है। अब आ जाते हैं राष्ट्रपति को, उनको कैसे हटाते हैं, न्यायाधीशों को किस तरीके से हटाया जाता है, इंपीचमेंट प्रोसेस पर, महाभियोग की प्रक्रिया पर समझ लेते हैं। तो ध्यान में रखना, भारत के अंदर न्यायाधीशों को सरकार, राष्ट्रपति जो है वो अपनी मनमर्जी से नहीं हटा सकती है। ठीक है, कि जब मन आया कि हटा दिया। इनको हटाने के लिए एक निर्धारित प्रक्रिया, और वो प्रक्रिया इतनी जटिल है, इतनी जटिल है कि कोई भी सरकार उसको करने से पहले 1000 बार सोचेगी, 1-2 बार नहीं, 1000 बार सोचेगी। वो प्रक्रिया आप खुद ही देख लें तो आपको समझ में आ जाएगा कि इतनी जटिल प्रक्रिया है। इसीलिए भारत में आज तक सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज को महाभियोग के द्वारा नहीं हटाया गया है, ये ध्यान रखना। आज तक सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज को महाभियोग के द्वारा नहीं हटाया गया है। ठीक है, कोशिश जरूर की गई थी लेकिन हटा नहीं पाए हैं। प्रक्रिया समझिए। सबसे पहले तो संसद का कोई सत्र चल रहा हो और उसमें किसी न्यायाधीश को हटाने से संबंधित प्रस्ताव जो है वो आए। ठीक है, अब वो प्रस्ताव आएगा तो उसको संसद के जो दोनों सदन हैं, इन दोनों सदनों के विशेष बहुमत से पारित होना पड़ेगा। लेकिन ये ध्यान रखिए, दोनों सदनों के विशेष बहुमत से पारित होने से पहले की अगर हम बात करते हैं ना, तो इससे पहले एक जांच की जाती है। उस जांच को समझना क्या चीज होती है, प्रस्ताव कैसे आता है। सबसे पहले तो अगर लोकसभा में प्रस्ताव आएगा, लोकसभा में प्रस्ताव आएगा तो 100 सदस्यों की सहमति से आएगा। 100 सदस्य सहमत होने चाहिए। ठीक है, उनके हस्ताक्षर होने चाहिए, फिर वो स्पीकर को यह प्रस्ताव दे सकते हैं। अगर राज्यसभा की बात करते हैं कि राज्यसभा में ऐसा प्रस्ताव लाया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के लिए, तो उसके लिए राज्यसभा के 50 सदस्य वो साइन करके राज्यसभा के जो सभापति हैं उनको अपना वो प्रस्ताव देंगे। पहली चीज तो ये, इतनी बड़ी संख्या जुटाना सरकार के लिए मुश्किल नहीं है, उनके पास बहुमत है, वो कर सकता है। लेकिन मुद्दा यह है कि ये जो स्पीकर या सभापति इस प्रस्ताव को स्वीकार कर भी सकते और नहीं भी कर सकते, वो इनके ऊपर है। वो चाहे तो इसको रिजेक्ट कर दे, तो पहला मामला तो यही हो जाता है कि रिजेक्ट हो सकता है। अगर इन्होंने रिजेक्ट नहीं किया, फिर ये मामले को ये एक जांच समिति को सौंपते हैं। उस जांच समिति में 3 लोग होते हैं, 3 सदस्य जांच समिति होती है, इसको बोले जाते हैं जांच समिति। इस जांच समिति में 3 लोग रहेंगे। कौन कौन रहेंगे? सीजीआई रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट के जो है मुख्य न्यायाधीश, वो यहां पर रहेंगे। अगर ये नहीं है तो इनकी जगह पर सुप्रीम कोर्ट का कोई न्यायाधीश या जज, जिसको आप बोल सकते हैं, वो रहेंगे। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज आपको मैंडेटरी यहां पर देखने को मिलेंगे। दूसरी की अगर हम बात करते हैं तो कोई भी एक हाईकोर्ट, भारत के अंदर जो 25 हाईकोर्ट हैं, उन हाईकोर्ट में से किसी भी एक हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश वो रहेंगे। ठीक है जी, तो 2 तो हो गए जज ही। तीसरे जो व्यक्ति हैं वो कोई प्रतिष्ठित न्यायविद होने चाहिए। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने की जो जांच की जा रही है, वो जांच भी जजेस के माध्यम से ही की जा रही है। जज लोग ही जांच करेंगे। तो जज जब जांच करेंगे तो वो सरकार का पक्ष लेकर के तो करेंगे नहीं, वो तो निष्पक्ष आधार पर करेंगे। वो तो ये देखेंगे कि जिस व्यक्ति के ऊपर, जिस जज के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं, क्या वो सही है कि नहीं है, क्या वो दुर्व्यवहार का दोषी है, क्या वो असक्षम है कि नहीं है। अगर इस समिति ने यह कहा कि ये जो आरोप लगाए गए हैं ये गलत है, तो मामला समाप्त हो जाएगा वहीं पर ही, उससे आगे नहीं जाएगा। लेकिन अगर इस समिति ने कहा कि आरोप सही है, तो सही होने के बाद फिर मामला जाता है संसद में।
एक बार फिर से, ठीक है जी। और फिर उसके बाद संसद के जो दोनों सदन है उसमें 2/3 बहुमत से वो वोटिंग के माध्यम से पास होना चाहिए। अगर 2/3 बहुमत से लोकसभा और राज्यसभा दोनों से विशेष बहुमत से पास होना जरूरी है। अगर एक भी सदन ने विशेष बहुमत से पास नहीं किया तो मामला यहां पर भी खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर पारित हो गया तब यह मामला जाएगा राष्ट्रपति के पास, फिर राष्ट्रपति उनको हटाएंगे। अब ये प्रक्रिया देखो, इस प्रक्रिया को आपको पढ़ते पढ़ते समझते ही सर घूम गया होगा, दिमाग का दही हो गया होगा कि सर ये क्या हो रहा है, कहां जा रहे हैं। सोचो जब आपको केवल पढ़ने में समझने में इतना दर्द हो रहा है, इतना दुख लग रहा है, इतना कष्ट हो रहा है, दिमाग घूम जा रहा है, सरकार को तो ये काम करना पड़ेगा। उसको करते टाइम उसका कितना ज्यादा उसकी वाट लगेगी। ये ऐसी प्रक्रिया है जो आमतौर पर संभव ही नहीं, एक तरीके से हो भी सकता है, कोई भी चीज संभव हो सकती है, लेकिन भारतीय परिस्थितियों में देखोगे तो इतना ज्यादा जटिल प्रक्रिया को पूरा कर पाना मतलब रेयर ऑफ द रेयरेस्ट आपको मिलेगा। तो ये ऐसी प्रक्रिया कि आज तक भारत में किसी भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को महाभियोग की प्रक्रिया के तहत नहीं हटाया गया है। ठीक है जी, क्लियर। तो यहां से भी इस प्रक्रिया को याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। आपसे सवाल यहां से आ सकते हैं। सवाल यह आएगा कि राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नांकित कथनों पर विचार करें। ध्यान से सुनना सारे लोग, आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। पहला कथन, भारत में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के महाभियोग के संदर्भ में निम्नांकित कथनों पर चर्चा करें या उनको पद से हटाने के संदर्भ में चर्चा करें। पहला कथन, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति हटा सकते हैं। दूसरा कथन, भारत के राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को केवल तभी हटा सकते हैं जब ऐसा कोई प्रस्ताव संसद के साधारण बहुमत से पास होकर के उनके पास आए। तीसरा कथन, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया के किसी भी चरण में किसी भी न्यायाधीश या किसी भी न्यायपालिका का कोई भी भूमिका नहीं होती है। और चौथा कथन, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को पद से हटाने की प्रक्रिया का प्रारंभ केवल राज्यसभा में किया जा सकता है। अब आपको कहा जाएगा कि सही कथन चुनिए और आपके विकल्प रहेंगे ए केवल एक सही, बी 1 2 3 4 सही, सी 1 2 3 चारों गलत, कोई सही नहीं, डी केवल 2 और 3 सही। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए सारे के सारे लोग। चलिए सभी लोग, जितने भी हमारे दोस्त हैं सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। सबके सब लोग आंसर दीजिए जी। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा सारे की सारी गलत, चारों की चारों स्टेटमेंट गलत है, एक भी स्टेटमेंट सही नहीं है। सबके लिए तालियां, बहुत बढ़िया, वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया, ग्रेट। इसी तरीके से चीजों को समझते हुए चलना है। चारों के चारों कथन जो है वो गलत थे, कोई भी कथन सही नहीं था। चलिए जी, तो इसका मतलब आप लोगों ने अच्छे से चीजों को समझा, थोड़ा सा दिमाग में आपके गया और दिमाग में चीजें घुसी। अपने लिए तालियां बजा लो, आप अपनी पीठ थपथपा लो, खुश हो जाओ कि वाह वेरी गुड, शाबाश, तुमने कुछ चीज सीखी, तुमने सही किया। चलिए अब आगे चलते हैं। अगर हम बात करते हैं, ये मैंने आपको देख लिया, ठीक है, ये आपको समझा दिया महाभियोग की प्रक्रिया, ये मैंने समझा दी है। आप बुक्स में पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। ये सेम वही प्रक्रिया जो मैंने आपको समझा दी कि कौन कौन होने चाहिए, कौन कौन नहीं होने चाहिए। तो इसको मैं दोबारा से यहां पर नहीं कर रहा हूं, ये मैंने आपको बहुत सरल भाषा में समझा दिया। अब बात कर लें कि सुप्रीम कोर्ट का स्थान। आपको जानकर के ये आश्चर्य होगा कि भारत में जरूरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में जो स्थापित है केवल दिल्ली में ही रहे। दिल्ली के अलावा भी उसकी पीठ कहीं पर स्थापित की जा सकती है, ऐसा भी प्रावधान है। ठीक है, तो स्थान की अगर हम बात करते हैं ना, तो संविधान ने सुप्रीम कोर्ट का स्थान दिल्ली घोषित किया है, लेकिन भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है उसके पास एक पावर है कि वो राष्ट्रपति की अनुमति लेकर के, ठीक है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेकर के भारत के अंदर कहीं पर भी सुप्रीम कोर्ट की पीठ स्थापित कर सकता है।
हालांकि इस तरीके के प्रावधान, इस तरीके की चीजें होती नहीं है, लेकिन ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया संविधान ने कि केवल दिल्ली में ही सुप्रीम कोर्ट होगा। कई बार आपसे स्टेटमेंट में पूछ लिया जाएगा कि भारत का सुप्रीम कोर्ट केवल दिल्ली में ही स्थित हो सकता है, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। तो होपफुली आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करना, कमेंट करके बताना कि कैसी लगी क्लास। साथ ही आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं बता देता हूं, और भी इसके आगे नए पार्ट आते रहेंगे रेगुलर, टाइम टू टाइम जो है इसके जो बाकी के पेंडिंग एरियाज हैं, बाकी के पेंडिंग क्लासेस हैं, वो ऐसे ही मेगा मैराथन सेशन में आते रहेंगे। उनके लिंक अगर चाहिए, उनकी इंफॉर्मेशन चाहिए या फ्री पीडीएफ चाहिए तो ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। इस टेलीग्राम चैनल का नाम है अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला ऑफिशियल। फिर से बोलता हूं, अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला ऑफिशियल, अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला ऑफिशियल, अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला ऑफिशियल। इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। यहां पर आपको सारी चीजें अवेलेबल हैं, आप मेरे से कांटेक्ट भी कर पाएंगे, डायरेक्ट मेरे कांटेक्ट के सब चीजें यहां पर हैं। ठीक है, जब भी कांटेक्ट करें करना। और अनअकैडमी का कोर्स अगर आप लेने का प्लान कर रहे हैं तो ये रेफरल कोड याद रखिएगा, LYLIVE, इस कोड को अप्लाई करके लेना। आपको मैं 1-on-1 गाइड करूंगा एग्जाम पास होने तक, कोई प्रॉब्लम नहीं आने देंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा। बिना मैनेजर असिस्टेंट के डायरेक्ट बात आपकी मेरे से होगी। जब भी कॉल करेंगे, कॉल बैक आपको मैं ही करूंगा, अगर मैं रिसीव नहीं कर पाया तो विदिन 36 आवर्स आपके पास मैं कॉन्टेक्ट कर लूंगा। ठीक है, क्योंकि एक टीचर ही आपको सही गाइड कर सकता है, मैनेजर असिस्टेंट से गाइडेंस नहीं मिल सकती है। तो ये चीज ध्यान रखना है, क्योंकि बाद में आप कोर्स लेने के बाद फिर परेशान होते हैं कि सर हमने तो फलाना फलाना कोर्स से ले लिया लेकिन अब गाइडेंस नहीं मिल रही, क्या करें। तो उसमें हम भी कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो आपको पहले से ही सतर्क रहना है। जब भी सब्सक्रिप्शन लें एक बार मेरे से कांटेक्ट जरूर कर लेना है, बात जरूर कर लेना है, डायरेक्ट बात होने पर ही लेना। बाकी जितनी भी हेल्प हो पाएगी वो हेल्प भी हम कर देंगे। आप फाइनेंशियली वीक हैं, अकाउंट में कोई पैसा नहीं है, तो भी मैं अपनी गारंटी पर आपका एजुकेशन लोन से सब्सक्रिप्शन करा दूंगा, ईएमआई पर, बड़ी ही कम ईएमआई पर। जो भी हेल्प, जो भी सपोर्ट मेरे से हो पाएगी वो सपोर्ट, वो हेल्प मैं आपके लिए एग्जाम पास होने तक करूंगा। कभी भी कोई प्रॉब्लम आपके लिए नहीं आने देंगे। कोड लेकिन याद रखना है LY लाइव, जब भी कोर्स ज्वाइन करें कोड यही लगाना है LY लाइव। ठीक है, हर हफ्ते नए बैच आते हैं। ये मेरे के कुछ कोर्सेज हैं जो मैं पढ़ाता हूं, ये आप देख लीजिए। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये मेरा कोड है, रेफरल कोड याद रखना है आपको, इसका नाम है LYLIVE। रेफरल कोड याद कर लीजिए बस, आपकी सारी समस्याओं का समाधान इस रेफरल कोड में है। बाकी मेरे से कांटेक्ट कर लीजिए, आपको कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी हेल्प चाहिए, डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पर सब कुछ है, वहां से आप डायरेक्ट मेरे से कांटेक्ट कर पाएंगे, यहाँ पर सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। चलिए, तो आप सबको मेरी तरफ से बेस्ट विशेष शुभकामनाएं। एक हाई जोश बनाए रखना है, लाइक शेयर करते जाना यार, लाइक शेयर नहीं रुकना चाहिए। आप लाइक शेयर नहीं करते, और कमेंट करके बताओ क्लास कैसी लगी। इतनी डिटेल में क्लास कहीं से नहीं मिलेगी आपको। और हाउस द जोश का आंसर देंगे सभी लोग, हाउस द जोश आंसर आना चाहिए, हाई सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यही हाई जोश आपको बनाए रखना है, इसी हाई जोश के साथ रहना है। ठीक है, चलिए, तो इसी हाई जोश के साथ क्लास को एंड करते हैं। आपसे मिलते हैं जल्दी ही नए नए सेशंस, नए नए टॉपिक्स के साथ, नई नई वीडियोस आपके लिए रेगुलर इस तरीके की मेगा मैराथन सेशन क्लासेस में लाता रहूंगा। चलिए, आप सबको मेरी तरफ से बेस्ट विशेष शुभकामनाएं। आप सबको जय हिंद, जय भारत, लेट्स क्रैक इट।